नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ज्ञान मंत्रा। तो दोस्तों साइंस हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की क्लास नंबर 7 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग थ्योरी भी पूरी कवर करने वाले हैं। सेल्स का जो टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के सभी टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स की लिंक दी गई है, अगर आप चाहें तो उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी अपडेट्स आपको वहां पे सबसे पहले मिल जाते हैं। तो दोस्तों यूपीएससी पीटी और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज सारे हैं। आप यकीन मानो पिछले कई एग्जाम में इनसे बार बार क्वेश्चन लगातार रिपीट ये सारे हुए हैं। तो इन सबको आप अटेंड जरूर करें। 30 क्वेश्चन है और आप कोशिश करें कि 30 में से 20 के आप उत्तर जरूर दें। चलिए आंसर कवर करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। मतलब कौन सा दोष होता है दोस्तों, जब अधिक समय तक किसी व्यक्ति में ब्लीडिंग रुकती नहीं है तो कारण क्या होता है। तो आंसर क्या होगा आपका, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, आरबीसी, रुधिर प्लाज्मा, बिंबाणु या फिर लसिका कोशिका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट में दोष होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा देख लो दोस्तों। तो दोस्तों अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण होता है थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि बिंबाणु। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 55% होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% होता है। साथ ही साथ इसका रंग हल्का पीला होता है। जो प्लाज्मा होता है ना, इसका रंग अगर आपसे पूछा जाए तो कैसा होता है, पीला होता है। साथ ही साथ प्लाज्मा में दोस्तों 90% तो जल होता है और 10% में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स आदि पाए जाते हैं। तो ये प्लाज्मा हो गया। लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करें दोस्तों तो WBC होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। ठीक है, रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं बॉडी को। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है। 4 ऑप्शन है अपने, एड्रीनल, थाइमस, थायराइड या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। इनमें से दोस्तों ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है आपका। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल हार्मोन जो रहता है ये ब्लड प्रेशर जो होता है नियंत्रित करता है। ठीक है, इसको हम लोग एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, इससे हार्मोन निकलता है। क्लियर दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक कौन सा होता है इन 4 में से तत्व। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। इन 4 में से रुधिर का क्लॉट बनने के लिए आवश्यक कौन सा तत्व होता है। तो कैल्शियम दोस्तों आवश्यक होता है ब्लड क्लॉट बनने के लिए। ठीक है, कौन सा तत्व आवश्यक होता है, कैल्शियम आवश्यक होता है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, जल होता है, हार्मोन, एंटीबॉडी या फिर लिम्फ। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ब्लड होता है उसमें 55% पाया जाता है प्लाज्मा और इस 55% में से 90% पाया जाता है जल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा यानी कि वाटर। अगला प्रश्न, रुधिर में एंटी स्कंदन यानी एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कि जब आप रक्तदान करते हैं ना तो रक्तदान के समय दोस्तों एंटी कोगुलेंट मिलाया जाता है जिससे बोतलों में खून जमे ना। ठीक है, अधिक समय तक जिससे संरक्षित रहे। तो कौन सा तत्व मिलाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सोडियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है, सोडियम ऑक्सलेट मिलाया जाता है। रट लो बिल्कुल इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों संयोजी ऊतक सबसे अधिक पाया जाता है शरीर में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है तो आप आंसर देंगे संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस को सर्वप्रथम खोजा था। ठीक है, आपको आंसर देना है किसने सर्वप्रथम खोजा था एनाफिलिस। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अपना, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोनाल्ड रॉस ने। क्लियर, तो दोस्तों मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलिस की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी।
ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में हम लोग बात करें तो पेनिसिलिन की खोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है, कवक से। ठीक है। ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की वाहक कौन सी है? ठीक है, इन चार में से आपको बताना है ट्रिपैनोसोमियासिस रोग की वाहक कौन सी होती है। तो दोस्तों सीसी मक्खी होती है ट्रिपैनोसोमियासिस की वाहक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, शीशी मक्खी। और इस रोग में व्यक्ति को नींद के साथ बुखार आता है। एक तो आएगी आपको नींद और साथ में आएगा बुखार। क्लियर, नींद के साथ बुखार आता है। अगर हम लोग सैंड फ्लाई के बारे में बात करें तो काला आजार के परजीवी लशमानी या डोनुमानी का वाहक होता है सैंड फ्लाई। ठीक है, जो सैंड फ्लाई है ना, ये होती है काला आजार रोग की लशमानी या डोनुमानी की वाहक। ठीक है, काला आजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोअन कौन सा है आपको बताना है। तो हम लोगों ने अभी हाल देखा लीशमानिया डोनुमानी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा क्विनैन निष्कासित की जाती है। अब ये तो सबको पता होगा, ठीक है, कि क्विनैन कहाँ से प्राप्त की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सिनकोना की छाल से। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। ठीक है, शरीर के किस अंग पे प्लाज्मोडियम हमला करता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, यकृत कोशिकाओं पे प्लाज्मोडियम हमला करता है। ठीक है, क्लियर है ना। सबसे पहले यकृत कोशिकाओं पे हमला होता है, उसके बाद होता है हमला रेड ब्लड सेल्स पे। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स पे उसके बाद हमला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है? चलिए आपको आंसर देना है। इसमें से दोस्तों क्यूलेक्स मच्छर का सही है, फाइलेरियसिस। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। क्लियर। और अगर हम लोग ग्रह मक्खी के बारे में बात करें तो हैजा इसका आंसर होगा। ठीक है, ग्रह मक्खी का किससे लगता है? यहाँ पे हैजा से लगता। उसके बाद सैंड फ्लाई के बारे में बात करें तो कालाजार से लगता। ठीक है, कालाजार लशमानी या डोरुमानी रहता है ना कालाजार का वाहक। हाइड्रा क्या है? चार ऑप्शन है। हाइड्रा क्या है? मृतजीवी, शाक भक्षी, कीट भक्षी या फिर मांस भक्षी। आपको बताना है इनमें से। तो दोस्तों हाइड्रा मांस भक्षी होता है। ठीक है, कार्निवोरस होता है हाइड्रा। क्लियर, मांस भक्षी जीव है। वैसे जीव जो मांस खाते हैं क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। एग्जाम्पल के लिए बाघ भी हम लोग बता सकते हैं, शेर भी बता सकते हैं। क्लियर, वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों पे उगते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं, जो सड़े गले चीज़ों पे उगते हैं। वैसे जीव जो घास खाते हैं हर्बीवोरस कहलाते हैं, शाक भक्षी कहलाते हैं जो घास खाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वैसे जीव जो कीट खाते हैं इंसेक्टिवोरस कहते हैं उन्हें। ठीक है, जो कीट खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत किस चीज का है? ठीक है, पोषण गुण बहुत अच्छा होता है दूध में, लेकिन बहुत कम मात्रा में कौन सा पदार्थ इनमें से दुग्ध में पाया जाता है? तो दोस्तों लोहा। ठीक है, लोह पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में दुग्ध में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटेसिस रोग है क्या है भैया? तो दोस्तों क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है एलिफेंटेसिस रोग। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। यह रोग बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी नामक हेलमंथस से होता है। ठीक है, मच्छर ये वाहक है और इसका कारण क्या होता है? हेलीमंथस होता है एक, इसका नाम है बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी, ब्रोंकोफ्टी। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा जंतु है? केंचुआ ऐसा जंतु है जिसमें श्वसन होता है लेकिन श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टे में श्वसन किसके द्वारा होता है? इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों ट्रैकिया द्वारा होता है तिलचट्टे में श्वसन। क्लियर, किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया द्वारा। बड़े जीव लंग्स फेफड़ों से श्वसन करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, फेफड़ों से श्वसन कौन करते हैं? बड़े जीव करते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, शेर हो गया, कुत्ता बिल्ली ये सब हो गया। उसके बाद गिल्स से कौन श्वसन करती है? मछली श्वसन करती है गिल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया रोग का संचरण किससे होता है?
ठीक है, तो दोस्तों क्यूलेक्स द्वारा होता है फाइलेरिया रोग का संचरण। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये प्राप्त की जाती है अपनी ऑप्शन नंबर ए यानी कि फंगस से। ठीक है, कवक से प्राप्त की जाती है ना पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। कौन सा कीट नहीं है? चार में से कीट कौन सा नहीं है आपको बताना है। बिच्छू कीट नहीं होता है, आपको पता होगा। मक्खी कीट है, मच्छर कीट है, कॉकरोच कीट है। अगला क्वेश्चन, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? ठीक है, जो घरेलू मक्खी होती है इसके लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैंगट कहा जाता है घरेलू मक्खी के लार्वा को। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है क्या कहलाता है? तो दोस्तों एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग बात करें हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? तो बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अगर मतलब कि फल वगैरह उगाना उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्लियर? फल फूल सब्जी उगाना हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उद्यान विज्ञान भी इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज मत होना, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है। ठीक है, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहेंगे, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहेंगे। क्लियर? क्योंकि ये दोनों, इन दोनों में कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है? ठीक है, सिल्क वर्ग से। अभी हम लोगों ने देखा रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं भैया? ठीक है, क्या कहते हैं रेशम कीट पालन को? तो भैया सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को। आंसर यही होगा। ठीक है, सिल्क किससे बनता है? रेशम से। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन। मधुमक्खियों में संचारण, ठीक है, कम्युनिकेशन का साधन क्या होता है? तो दोस्तों मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन का साधन होता है डांस। ठीक है, डांस होता है मधुमक्खियों में कम्युनिकेशन का साधन। ठीक है, और डांस का पता किसने लगाया था? तो बॉन फ्रिश ने लगाया था मधुमक्खियों में डांस का पता। ठीक है, बॉन फ्रिश ने। साथ ही साथ दोस्तों मधुमक्खियाँ एक दूसरे को स्मेल से भी पहचानती हैं। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन होता है डांस से। पहचानने वाली बात अलग है, कम्युनिकेशन वाली बात अलग है। और मधुमक्खियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे गठिया की दवा बनाई जाती है। तो कौन सी क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है मधुमक्खियों में। क्लियर? सीसी फ्लाई निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है? जल्दी से बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है सभी लोगों को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है सीसी फ्लाई निम्नलिखित में से कौन सा रोग बताती है? तो स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये फैलाती है ना। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से ये होता है। ठीक है, निद्रा रोग किससे होता है? ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। अगला क्वेश्चन देख लो, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? जल्दी से बताओ, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं फैलता है दोस्तों प्लेग। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे प्लेग किससे फैलता है? बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से। ठीक है, किससे फैलता है? बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है, काला आजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है? तो दोस्तों काला आजार ये फैलता है सैंड फ्लाई से। ठीक है, और कौन सा प्रोटोजोआ रहता है इसमें? लीशमानिया डोनोमानी, लीशमानिया डोनोवानी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा काला आजार रोग का परजीवी होता है? तो लीशमानिया डोनोमानी ये होता है काला आजार रोग का परजीवी। अगला क्वेश्चन देख लो, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने मधुमक्खियों की संचरण की भाषा का पता लगाया था। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? कार्ल वॉन फ्रिश ने पता लगाया था मधुमक्खियों के संचरण की भाषा। और नाच होता है ना, ये नाच के द्वारा संचरण करती है मधुमक्खियों में। फॉर्मिक एसिड भी पाया जाता है जिससे गठिया की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, चलो खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपको पता होगा स्टेपीज होती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की स्टेपीज हड्डी। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के।
30 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ ये सीरीज़ आपको अगर अच्छी लग रही है, ये हेल्पफुल है आपके लिए, आपके आरआरसी ग्रुप डी पीईटी एग्जाम के लिए, तो इसको लाइक ज़रूर करें आप। कुछ सुझाव हों अगर आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि आपसे ही हम लोग हैं। तो आपकी जो भी सुझाव हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। पूरी सीरीज़ को हम लोग कवर करेंगे, पूरे क्वेश्चंस आपके कवर करवाएंगे। साथ ही साथ थ्योरी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी। सेल्स वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और पूरी साइंस को एक तरफ से कवर करके रख देंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये पीडीएफ पूरी आप एग्जाम ज्ञान मंत्रा के पेड ग्रुप में ले सकते हैं, जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। आपके मेन एग्जाम जो भी होंगे जैसे कि लेखपाल या फिर एजीटीए, उनके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ पीईटी एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन पेड ग्रुप में आपको करवाई जाएगी। तो बहुत ही छोटा सा प्राइस है पेड ग्रुप का, आप उसको जरूर अवेल कर लें, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।